5 लाख स्क्वायर माइल में फैले इस अटलांटिक ओशन की गिनती विशाल समुद्र में होती है। यहाँ पर आने वाले शिप्स कभी जिंदा या मुर्दा वापस नहीं जाते, जैसे कि ये समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाते हैं। यहाँ पर शिप्स ही नहीं, लेकिन आसमान में उड़ते प्लेन्स भी आ जाते हैं और विचित्र तरीके से समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। इस समुद्र में लगभग 100 से भी अधिक हादसे हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे हादसे भी हैं जिसका आज तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है। 1964 में पहली बार विंसेंट गैडिस ने इन हादसों का उल्लेख एक मैगजीन में किया था। विंसेंट ने इन हादसों के एरिया को ध्यान में रख के 3 इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके मिलाया और इसे बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया गया। जैसे ही यह मैगजीन पब्लिश हुआ कि यह खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कई सारी स्टोरीज भी बनी, कई सारी किताबें छपी। ईयर 1492 यानी कि तकरीबन 527 साल पहले अक्टूबर के महीने में कोलंबस इसी रास्ते से गुजर रहा था। उस दौरान उसे तेज चमकती हुई लाइट दिखाई दी। कोलंबस ने इस घटना का अपनी डायरी में भी जिक्र किया था, लेकिन समय के साथ साथ इस घटना को भुला दिया गया। यूएस नेवी ऑफिसर थॉमस 9 जुलाई 1945 में अपने 10 क्रू मेंबर्स के साथ रात के 9 बजे उड़ान भरता है। ये एक नाइट ट्रेनिंग फ्लाइट थी। उड़ान के 4 घंटे बाद इस प्लेन का संपर्क टूट गया। इसके बाद कोई भी SOS मैसेज या रेडियो सिग्नल नहीं मिला। उन दिनों SOS डिस्ट्रेस सिग्नल का इस्तेमाल होता था। अगली सुबह एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो 10 दिनों तक चलता रहा। फिर भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्लेन में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं। फिर भी 10 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया और इस तरह से यह घटना आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई। इस घटना के 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप 15 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लोरिडा की नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरता है। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए थे, इसीलिए उनके साथ 28 साल के कमांडर भी थे। प्लेन को ईस्ट में जाना था और बहामस में बम गिराकर आगे जाना था। उसके बाद 90 डिग्री मुड़ के 73 माइल्स तक उड़ान भरना था और फिर वापस उसी एयर स्टेशन लौट आना था। इतना करने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त लगना था। इसीलिए इस प्लेन में लगभग 3 घंटे तक का ही फ्यूल भरा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी प्लेन अपने प्लेन के मुताबिक बहामस में बम गिरा के आगे बढ़ गए। करीब 1 घंटे 30 मिनट बाद सभी क्रू को अजीब सी घबराहट होने लगी। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि प्लान को रद्द करके वापस एयरवेज चले जाएंगे। कमांडर ने सभी पायलट्स को पोजीशन चेक करने के लिए कहा, पर असल में किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि वह आखिर कहां पर थे। पायलट ने कहा कि मैं फ्लोरिडा एयरवेज को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे। समय 3:50 पर हो रहा था। पायलट अगर इसन डायरेक्शन और समय का सही तालमेल करता तो उसे फ्लोरिडा की डायरेक्शन मिल सकती थी, पर साफ मौसम होने के बावजूद देखते ही देखते अचानक बादल छाने लगे और सूर्य तो जैसे अचानक से गायब ही हो गया। अब मौसम भी फ्लाइट 19 के खिलाफ हो चला था और ना ही डायरेक्शन का पता चल रहा था और ना ही सूर्य का। अब प्लेन में सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा था। पायलट लगातार ग्राउंड में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण रेडियो फ्रीक्वेंसी भी लगातार बदल रही थी। अब सारे पायलट के पास बस एक ही ऑप्शन था, समुद्र के बीचों बीच टापुओं को देखकर दिशा का पता लगाना और फिर फ्लोरिडा में वापस चले जाना। पर फ्लाइट 19 के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन सारी घटनाओं के बारे में रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा फ्लोरिडा के ग्राउंड क्रू को भी बताया जा रहा था, पर ग्राउंड क्रू भी करता तो क्या करता। करीब 4 घंटे बाद फ्यूल खत्म हो गया और एक एक करके सभी प्लेन समुद्र में टकराते चले गए। शाम के 7 बजे एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जो हवा के साथ साथ पानी में भी लैंड कर सकता था, पर 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू प्लेन भी खामोश हो गया। घटना के 5 दिन तक 100 बार से भी ज्यादा उस एरिया में खोजबीन की गई, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया।
70 सालों तक फ्लाइट 19 के साथ हुई इस घटना के राज पर आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। इस घटना के बाद भी एक के बाद एक कई घटनाएं हुई और सभी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। 1947 में एक, 1948 में 2, 1949 में एक, इसी तरह 1965 तक कई सारी घटनाएं होती रही। यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को बरमुडा ट्रायंगल अपने अंदर समा सकता है, तो जहाज जो समुद्र के सरफेस पर तैरता है उसके साथ कितना भयानक हादसा होता होगा। 1492 में पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है और इसके बाद कई शिप्स भी एक के बाद एक डूबने लगे। शिप्स में भी दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता था, पर ये शिप्स जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल में एंटर करता था कंपास दिशा दिखाना बंद कर देता था, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल में मौसम का खराब होना या बड़ी बड़ी लहरों का बनना आम बात है। पर शिप्स में भी कभी कभी ऐसा हादसा होता था जिसे सॉल्व करना कई दशकों तक इंसानों के लिए सोच से भी परे था। समुद्र बिल्कुल शांत होता था, कोई भी तूफान, कोई भी लहर नहीं होती थी। शिप्स बड़े ही आराम से ट्रेवल करता और फिर अचानक से पानी के अंदर धंसने लगता था, जैसे कोई इंसान दलदल में धंसने लगता है। शिप्स में कोई भी लीकेज, कोई भी डैमेज नहीं होता था, फिर भी ये पानी में तैरने के बजाय पानी के अंदर धंसने लगता था। यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्विमर भी तैर नहीं पाता था। घटना यहीं तक नहीं रुकती, ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं के शिकार हुए शिप्स में से ज्यादातर शिप्स को खोजा नहीं जा सका। वह समुद्र के किस हिस्से में चला गया ये आज तक एक राज है। शिप्स और प्लेन्स के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बाद अच्छे से अच्छा साइंस लवर भी मिस्ट्रीज और सुपरनेचुरल पावर जैसी बातों में विश्वास करने लगेगा। इससे पहले कि आप इन बातों पर विश्वास करें, हम बरमुडा ट्रायंगल की हर मिस्ट्री को सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस घटना की शुरुआत होती है 9 जुलाई 1945 से। यूएस नेवी 10 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरता है। ये प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के तरफ जाते ही अचानक इससे संपर्क टूट गया और फिर इस प्लेन का पता नहीं चल पाया। घटना के 5 महीने बाद 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप उड़ान भरा और यह बरमुडा ट्रायंगल के चपेट में आ गया, पर यह हादसा अपने पीछे काफी सारे सबूत छोड़ गया। उड़ान के तुरंत बाद ही अचानक से मौसम में बदलाव हुआ था। सारे प्लेन तेज तूफान की चपेट में आ गए थे, पर कैसे इतने कम समय में मौसम में इतना बड़ा बदलाव हो गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। पर कुछ सालों पहले नासा ने बरमुडा ट्रायंगल की एक फोटो पब्लिश करते हुए कहा कि ये हेक्सागोनल क्लाउड के कारण होता है, पर हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में समझ पाना आम इंसानों की सोच से परे था। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स आखिर है क्या और कैसे ये मौसम में इतनी तेजी से बदलाव ला सकता है? इसका जवाब हमें मिला वर्जिन और कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के मिशन के दौरान। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रास्ते से गुजर रहे थे और तभी हमें पहली बार हेक्सागोनल क्लाउड के बारे में जानने को मिला। इस तरह के क्लाउड्स में क्लाउड्स पर सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ऐसे क्लाउड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर को पंप यानी कि धकेल सकता है। नासा के सैटेलाइट ने ये हेक्सागोनल क्लाउड्स को बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर देखा था। इन क्लाउड्स के कारण तेजी से मौसम में बदलाव होना तो नॉर्मल है। फ्लाइट 19 में हुए मौसम में बदलाव के बाद भी एक बड़ी समस्या कंपास में थी। पर क्यों सभी प्लेन्स का कंपास एक साथ बंद हो गया? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर कंपास कैसे काम करता है। एक कंपास के लिए यह मैटर नहीं करता कि आप धरती पर कहां पर खड़े हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो यह हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ से डायरेक्शन बताएगा। अगर हम धरती के कोर में देखें तो हमें मेटल कोर मिलेगा जो पृथ्वी के साथ घूमती रहती है और इसी घुमाव के कारण पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे कि हम जानते हैं मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ हमेशा अट्रैक्ट करता है, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ हमेशा रिबेल करता है। कंपास में एक बेहद हल्का और फ्रिक्शन लेस नीडल होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसका आकार छोटा, हल्का और फ्रिक्शन लेस होने के कारण
ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ढल सकता है। हमारा अर्थ खुद एक बड़ा सा मैग्नेट है, इसलिए आप धरती पर कहीं भी हो, कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके डायरेक्शन का पता कर लेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंपास बरमुडा ट्रायंगल में फेल क्यों हो जाता है। साइंटिस्ट ने इस सवाल का पता लगाने के लिए बरमुडा ट्रायंगल की जमीन की जांच की। इस जांच से पता चला है कि इस जमीन के बहुत से हिस्सों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ऐसे में कंपास कंफ्यूज हो जाता है। एक से अधिक मैग्नेट होने के कारण कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। फ्लाइट 19 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फ्लाइट 19 के लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया गया और वहां की जमीन को जांच करने के बाद यह पता चला कि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो कंपास और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच बाधा डाल रहा था, जिसकी वजह से प्लेन अपनी डायरेक्शन से भटक गया। दोस्तों, हम अपने आसपास पेड़ पौधे और कई सारे बिल्डिंग्स देखते हैं जिससे हमें आसानी से दिशा का अंदाजा हो जाता है, लेकिन जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है वहां पर दिशा का भ्रम होना तो नॉर्मल सी बात है। और अगर उसी वक्त कंपास भी खराब हो जाए तो फिर पायलट को गलत डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसी गलतियों को कहा जाता है पायलट एरर। मोस्ट ऑफ द प्लेन क्रैश पायलट एरर और खराब मौसम की वजह से होता था। दोस्तों, आपको टर्बुलेंस के बारे में पता होगा। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके जेट इंजन से एग्जॉस्ट गैस तेजी से बाहर निकलता है जो एयर प्रेशर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। इसीलिए तो एक प्लेन के टेक ऑफ के बाद दूसरे प्लेन को उसी रास्ते में टेक ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि एयर प्रेशर एक समान न हो जाए। इस तरह एयर प्रेशर में बदलाव को कहा जाता है टर्बुलेंस। पर यह टर्बुलेंस सिर्फ प्लेन ही नहीं क्रिएट करता, बल्कि ऊंचे पर्वत, पहाड़, उबड़ खाबड़ जमीन से जब एयर पास होता है तो धरती समतल न होने के कारण एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और हवा तेजी से चलना शुरू हो जाती है। देखा जाए तो बरमुडा ट्रायंगल चारों तरफ टापू से घिरा हुआ है, यानी कि ये आसानी से लहरें बना सकती है और नॉर्मल या छोटे शिप्स को पानी में डुबो सकती है। इसके अलावा अगर शिप्स हेक्सागोनल क्लाउड्स के बीच में आ जाए तो ये बड़े से बड़ा शिप्स को भी डुबो सकता है। इसके अलावा शिप्स में भी कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। और बरमुडा ट्रायंगल में कंपास का क्या हाल होता है ये अभी अभी हम देख चुके हैं। शिप्स में ज्यादातर घटनाएं मौसम के खराब होने की वजह से हुई है और इसे किसी भी तरह का मिस्ट्री कहा नहीं जा सकता। पर शिप्स में से कुछ घटनाएं अजीबोगरीब थी। मौसम बिल्कुल साफ होने के बावजूद भी, शिप्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम न होने के बावजूद भी ये पानी में तैरना बंद कर देता था। इवन कोई भी इंसान वहां पर तैर नहीं पाता था। ऐसे हादसों में शिप्स का मलबा इतनी गहराई में चला जाता था, इन शिप्स को दोबारा खोजा नहीं जा सकता था। पर क्यों? दोस्तों, आज हम जानते हैं शिप्स को इसीलिए खोजा नहीं जा सकता क्योंकि समुद्र के कुछ हिस्से इतने गहरे हैं कि उतनी गहराई में जाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इवन सनलाइट भी उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती। अर्थ के अंदर कई सारी परत है। अर्थ की कोर से कई सारे गैसेस भी बाहर निकलते हैं और समुद्र जितना गहरा होगा उतना ही कोर के नजदीक होगा। शायद इसीलिए ऐसी जगहों पर मीथेन गैस निकलता है और ये समुद्र के पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से शिप्स पानी में तैरना बंद कर देता है, फिर पानी में डूब जाता है और फिर शिप्स का मलबा इतनी गहराई में चला जाता है जहां पर इसे खोज निकालना नामुमकिन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो एक दलदल है जो अब सूख चुका है। अगर आप इस दलदल के ऊपर से गुजरोगे तो आराम से गुजर सकते हो, पर उस सूखे दलदल में अगर ढेर सारा पानी डालते तो वो वापस दलदल बन जाएगा, यानी कि पानी के मिल जाने से दलदल की डेंसिटी कम होगी। ऐसे में अगर आप इसके ऊपर से गुजरोगे तो आसानी से इसके अंदर धंसते चले जाओगे। ठीक ऐसा ही पानी के साथ होता है। जब मीथेन गैस पानी से मिल जाता है और पानी की डेंसिटी कम कर देता है, पानी की डेंसिटी कम हो जाने के कारण शिप्स तैर नहीं पाता है और पानी में डूब जाता है। तो ये थी कुछ मिस्ट्री जिसे हमने सॉल्व किया। अगर आपके मन में अब डर की भावना महसूस हो रही है, अगर आपको डर लग रहा है बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर ट्रेवल करने से, तो इस डर को भी हम निकाल देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल में कई सारी घटनाएं 1940 से 1960 के बीच में हुई थी और उस वक्त
हम टेक्निकली उतने एडवांस नहीं थे, पर आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट है, जो पूरी पृथ्वी पर एक्यूरेसी से नजर बनाए हुए रखता है। कौन सा प्लेन या शिप्स कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वेदर की भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो काफी एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकता है और खतरे से पहले ही हमें अलर्ट कर सकता है। इसीलिए तो प्लेन्स और शिप्स की घटनाएं अब बर्मुडा ट्रायंगल पर सुनने को नहीं मिलती। आज के दौर में बर्मुडा ट्रायंगल के रास्ते से कई सारे प्लेन्स, कई सारे शिप्स गुजरते रहते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बिजी रोड बन चुका है। बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री था और कई दशकों तक मिस्ट्री ही बना रहा, पर अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि मिस्ट्री के पीछे की साइंस को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।